हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों के बीच में क्यों आया हूं इसका मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है। मैं भारत के संविधान के हर एस्पेक्ट पर, हर आयाम पर बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। यही मेरा उद्देश्य है। आज जैसा आप प्रश्न पूछेंगे उन सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग बड़े आनंदित होंगे। 2018 आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि 2019 जो कि नया वर्ष लग चुका है, 4 दिन ऊपर हो चुके हैं, वो नया वर्ष भी आप लोगों के लिए बहुत आनंदित वाला रहेगा, बहुत आनंददायक रहेगा। तो आप सभी को बहुत सारा नमस्कार। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान पर बात करना चाहते हैं। आपके मन मस्तिष्क में ये जरूर प्रश्न आ रहा होगा, आप जरूर प्रश्न पूछिएगा। और वो प्रश्न ये आ रहा होगा कि आज हम लोग किस विषय पर बात करेंगे, भारत के संविधान के कौन से आयाम पर बात करेंगे, ये शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। एक्चुअली मैं आज ओवरऑल बात करनी है भारत के संविधान के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे विषयों पर चर्चा करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पर मैंने सबसे कम बातचीत की है उस विषय पर सबसे पहले बातचीत की जाए, या यूं कह दीजिए कभी बात की ही नहीं है। दैट इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की क्या विशेषता है। सर प्लीज बढ़िया करवाइए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बढ़िया करवाइए? मैं अगर आया हूं आप लोगों के बीच में तो निसंदेह रूप से मेरा जो श्रेष्ठ हो सकता है उसको मैं आपके साथ में साझा करूंगा। मैं बात जरूर करने के लिए आ रहा हूं, बिना किसी तैयारी के आया हूं, बिना किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन आप ये कदापि ना सोचें कि बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे। एकदम जितना हो सकता है उसका जो श्रेष्ठ हो सकता है वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो बहुत सभी दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की क्या विशेषता है और यहाँ से कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। सभी लोगों को मैंने नए वर्ष की शुभकामनाएं दे दी हैं। अब मेरे हिसाब से इन शुभकामनाओं के आदान प्रदान के बाद में हम लोगों को टॉपिक पर आ जाना चाहिए। मनीषा जी पूछ रहे हैं टॉपिक कौन सा है। मैंने कहा ना, हम आज बात करना चाहते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों का मैं जवाब, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, आपके सारे प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोगों की बातें मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब आज भारत के संविधान के संदर्भ में जो हो सकते हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मैं बात करना चाहता हूं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में। इस पर अक्सर मैंने कभी क्लास में या ऑनलाइन या ऑफलाइन बात नहीं की है। तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं भारत के संविधान के बारे में, विशेषताओं के संदर्भ में क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता यह है कि भारत का जो संविधान है उसके बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान होने का मतलब है कि भारत के संविधान में जो प्रावधान कर रखे हैं वो प्रावधान हमने दूसरों देशों से लिए हैं। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में और बाद में ब्रिटिश महारानी ने डायरेक्टली हमारे यहाँ पर शासन किया है। तो निसंदेह रूप से भारत के शासन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि कहीं का दिखाई देता है तो वो इंग्लैंड का दिखाई देता है। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है या कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, और वहाँ अगर ऑप्शन इंग्लैंड के रूप में अगर आपको दिखाई देता है तो निसंदेह रूप से आपको इंग्लैंड को प्राथमिकता देनी है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखने वाली है, और वो जो बात आपको याद रखनी है वो ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। उसमें इंग्लैंड भी लिखा हुआ हो, उसमें यूएसए भी लिखा हुआ हो, उसमें कनाडा भी लिखा हुआ हो, जर्मनी इत्यादि भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन 1935 का भारत शासन अधिनियम लिखा हुआ हो और इंग्लैंड भी ऑप्शन हो तो दोस्तों निसंदेह रूप से आप 1935 के अधिनियम को प्राथमिकता देंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। 1935 का अधिनियम वो स्रोत है, वो जगह है जहां से भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान लिए गए। इवन भारत के संविधान का लगभग जो 60% जो पोर्शन है आज का, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 1935 के अधिनियम से ही लिया हुआ है। कई बार आलोचक यहाँ तक भी कह देते हैं कि भारत के
जो संविधान है उस संविधान में नया कुछ है नहीं। वो 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है। ऐसा कहने दीजिए, 1935 का अधिनियम वो अधिनियम है जहां से हमने लगभग 60% प्रावधान लिया है। तो निसंदेह रूप से भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। और अगर ये ऑप्शन ना हो तो ऐसी स्थिति में आप इंग्लैंड लिख सकते हैं। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, ये इस संविधान की पहली विशेषता के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। हाँ, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। मैं ये चाह रहा हूं, मैं आपके सारे प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम लोग भारत के संविधान की विशेषताओं पर बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसी से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, वरना आपके प्रश्न छूट जाएंगे। तो मैं चाहता नहीं हूं कि आपके प्रश्न छूट जाएं, आपसे संपर्क लगातार बना रहे, ये कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो आप मुझसे पूछेंगे ये लिखित और अलिखित संविधान क्या है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। लिखित संविधान जो लिखा हुआ हो, और अलिखित मोटे मोटे तौर पर कह रहा हूं, अलिखित का मतलब जहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो। तो आप मुझसे पूछेंगे कोई संविधान अलिखित भी होता है क्या? लिखित संविधान, अलिखित क्यों नहीं होता है? इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है, हालांकि ऐसा नहीं है, वहां पर भी संविधान से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलेगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उस तरह से इंग्लैंड के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, इस वजह से वहां अलिखित संविधान कहलाता है। लेकिन बात यह कि भारत के संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है, जो कि उसकी दूसरी विशेषता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। और वो क्लियर किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और मैं अक्सर देखता हूं कि अच्छी अच्छी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में लगभग 444 अनुच्छेद है। दोस्तों, आप लोगों को कई बार जब भी आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, तब मैंने आप लोगों को ये कहा कि जब भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल जब सी लिखा हुआ होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जब लिखा हुआ होता है, तो ये अपना आप में एक अलग से अनुच्छेद होता है। तो अगर ये जो 444 का जो आंकड़ा आ रहा है, ये बहुत पुराना आंकड़ा हो चुका है। अब भारत के संविधान में बहुत सारे नए अनुच्छेद जोड़े जा चुके हैं। इस वजह से अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान में लगभग 475 आर्टिकल्स है, 475 अनुच्छेद है। ये ध्यान रखना, 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद आज भी है, लेकिन ए, बी, सी, डी के रूप में अगर काउंट करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या 475, लगभग 475 के करीब है। तो इस आंकड़े को ध्यान रखना। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अमेरिका के संविधान को आप देखिए, आप आधा घंटे में पढ़ सकते हैं, और भारत के संविधान पर घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों तक बात की जा सकती है। इतना बड़ा संविधान। 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां पहले थी, आज के दिन भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 475 आर्टिकल्स हैं। ये भारत के संविधान की दूसरी विशेषता है। भारत के संविधान की तीसरी विशेषता के बारे में, यस 475, आप एकदम सही कह रहे हैं। एक जन ने पूछा 123वां संविधान संशोधन लागू हो गया, मैं अभी उस पर आ रहा हूं। भारतीय संविधान की एक और विशेषता, तीसरी विशेषता जो है, और वो विशेषता है, भारतीय संविधान को यह कहा जाता है कि वो कठोर भी है और वो लचीला भी है। तो लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण है भारत का संविधान। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहां पर कि किसी भी संविधान को लचीला या कठोर किस दृष्टि से कहा जाता है? संविधान जो बन रखा है, उस संविधान में आप संशोधन कैसे करोगे, उस संशोधन के आधार पर वो संविधान लचीला और कठोर होता है। यदि व्यवस्थापिका अपने सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन कर देती है, तो उसको हम लोग लचीले के अंतर्गत शामिल करेंगे। और यदि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए आपको संसद का विशेष बहुमत चाहिए, तो उसको हम लोग कठोर संविधान की श्रेणी में डालेंगे। भारत का संविधान लचीला भी है, भारत का संविधान कठोर भी है, और इन दोनों का मिक्सअप है। अभी एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा कि क्या 123वां संविधान संशोधन हो चुका है, उसी विषय पर मैं आना चाहता हूं, पर मैं बात करना चाहता हूं संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में। तो भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिक्सअप कैसे है, तो जरा देखिएगा। अगर आप
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और हर दूसरे एग्जाम में संविधान संशोधन के बारे में प्रश्न बनता है। अगर आप अनुच्छेद 368 को देखोगे तो इसमें संविधान में संशोधन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में 2 तरीकों से संशोधन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में 2 तरीकों से संशोधन होता है। और वो 2 तरीके कौन से हैं? एक तरीका का नाम है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। और दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीके का नाम भी यही है, विशेष बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत के साथ साथ आपको आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। मित्रों, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बात को ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, बहुत सारी बुक्स देखी, तो मैंने ऐसा देखा है कि अनुच्छेद 368 के बारे में एक गलत बात लिखी हुई है। और वो लिखी हुई ये है कि संविधान में संशोधन के 2 तरीके तो हैं, और दूसरा तरीका जो है वो लिखा हुआ है विशेष बहुमत प्लस आधे से एक अधिक राज्य की सहमति से। दोस्तों, ये बात एकदम गलत है। आधे से अधिक नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति से। आधे राज्यों की सहमति का मतलब है यदि हमारे भारत में 20 राज्य हैं तो ऐसी स्थिति में केवल 10 राज्य अगर सहमति दे देंगे, 10 राज्य अगर अपना अनुमोदन दे देंगे तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। आपको सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, वहां आधे से अधिक राज्य नहीं लिखा हुआ है, वहां आधे राज्य ही लिखा हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महेश जी पूछ रहे हैं कि संशोधन कितने प्रकार से होता है। महेश जी, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो आप आंसर दीजिएगा 3 तरीके, एक सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो आप जवाब दीजिएगा अनुच्छेद 368 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो आप याद रखिएगा 2 तरीकों से होता है। एक तो बात है ये। अब चूंकि मैंने ये कहा कि भारत के संविधान की विशेषताओं पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये लचीला भी है, ये कठोर भी है, तो महेश जी ने भी प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को भी मैं मिला देता हूं। साथ ही साथ आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का भी मैं जवाब दे देता हूं। प्रश्न किस तरह से बनेंगे? देखिए, प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि भारतीय संविधान का इनमें से वो कौन सा प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है। इससे भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि संविधान में वे कौन से प्रावधान है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी अनुमोदन आवश्यक है। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। मुझे लगता है जो भारतीय संविधान की विशेषताएं विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमको इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, जरा सुने इस बात को। हम भारत के संविधान को लचीला इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें केवल सामान्य बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, अगर हमको नए राज्य का गठन करना है तो उसके लिए संसद का हमें सामान्य बहुमत ही चाहिए। नए राज्य का गठन करना हो, 1, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, 2, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, 3। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमको संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी नए प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना है। हम किसी देश के प्रांत को भारत में शामिल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का कोई प्रांत लेना चाहते हैं या चाइना का लेना चाहते हैं, चाइना तो खैर देगा नहीं शामिल करने, हम श्रीलंका का या किसी और देश का अगर शामिल करना चाहते हैं, तो नए प्रदेश को अगर शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सामान्य बहुमत चाहिए, नया प्रदेश। इसके अलावा यदि हम किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आ चुकी है, और शायद आप लोगों को आइडिया होगा कि अप्रैल 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु एक बिल पारित करके संसद के पास भेजा था। संसद ने उस बिल पर एक्शन लिया
अगस्त 2013 में राज्यसभा में राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु एक बिल लाया गया अगस्त 2013 में। वो बिल आज भी पेंडिंग पड़ा है। शायद मित्र लोग जानते होंगे कि जब किसी बिल को आप राज्यसभा में लेकर आते हो और वो बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो जाता है, राज्यसभा से पारित हो भी जाता है या नहीं भी होता है, और उसी दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस बिल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल वैसा का वैसा बना रहता है। राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु अगस्त 2013 में जो बिल लाया गया वो राज्यसभा में लाया गया। आप लोग जानते हैं 2014 में लोकसभा भंग हो गई, लेकिन फिर भी उस बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल आज भी वैसा का वैसा पड़ा है। अगर उस बिल को अब राज्यसभा स्वीकार कर दे, अब अगर लोकसभा स्वीकार कर ले, तो राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो सकता है। क्योंकि राजस्थान में नई सरकार आ चुकी है और ये जो सरकार है, ये जब पहले सरकार हुआ करती थी 2008 से लेकर 2013 के बीच में, इसी सरकार के द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए बिल पारित किया गया। हो सकता है ये सरकार वापस इस संदर्भ में कुछ इनिशिएट लेकर विधान परिषद के गठन हेतु संसद से निवेदन करे, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप विधान परिषद का गठन करवाना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन तो होगा, संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन वो सामान्य बहुमत से होगा। तो कौन कौन से प्रावधान है जहां पर सामान्य बहुमत चाहिए, उस पर मैंने बात की। विधान परिषद का गठन करना हो अथवा विधान परिषद को समाप्त करना हो, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो सामान्य बहुमत से होता है। ये सारी कुछ बातें ऐसी है जो मैंने आपके सामने रखी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत का संविधान लचीला है। क्योंकि दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो ये लचीला क्यों है उसकी बात मैंने आपके सामने रखी। अब ये कठोर क्यों है उस पर भी बात करता हूं। उससे पहले एक मित्र सवाल पूछ रहे हैं, आश्रम जी विजय नाम है इनका। आर्टिकल 4(2) साधारण बहुमत से हुआ संशोधन क्या संविधान संशोधन में माना जाएगा? यस आश्रम जी, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। भारत का संविधान कठोर क्यों है? आश्रम जी के जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब यहीं पर है। भारत का संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है, उन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अल्पेश जी कह रहे हैं राजस्थान के चुनाव 2018 को संविधान से जोड़कर बताइए। बताएंगे, अभी उसी पर आ रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। विशेष बहुमत, इस विशेष बहुमत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 किन किन बातों का उल्लेख करता है, ये एक और बढ़िया प्रश्न है। वैसे आरएस मेंस में पूछा जा चुका है, आरएस प्री में और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में केवल एक बात का उल्लेख नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और वो आप सोच रहे हैं कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें टोटल 3 बातों का उल्लेख है, और वो 3 बातें कौन कौन सी है उनको बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात, इसमें संविधान में संशोधन कैसे होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 368 में, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं। दूसरी बात, संविधान में संशोधन कौन करेगा? संविधान संशोधन की जो शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पावर है, संविधायी जो शक्ति है, उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान में संशोधन करने की पावर संसद के पास होगी, तो प्रक्रिया का उल्लेख करता है, पावर किसके पास है इस बात का उल्लेख करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के संदर्भ में जो अनुच्छेद 368 है, उस अनुच्छेद 368 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, और वहां से आरएस प्री में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था, उस प्रश्न पर आने से पहले मैं बता देता हूं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। तो ये 3 बातें अनुच्छेद 368 में। एक दूसरा, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संविधान संशोधन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, क्या यह बात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी? तो दोस्तों आपको एकदम बता देते हैं, सर लोकसभा अध्यक्ष संघ की कार्यपालिका का भाग है या नहीं? अभय जी पाठक, मैं संविधान की विशेषता पर बात कर रहा हूं, इसलिए अगर हम अपना आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ठीक रहेगा। आप मुझे बताइए, जब आप खुद कह रहे हैं कि लोकसभा का वो अध्यक्ष है, तो वो कार्यपालिका का भाग कैसे हो सकता है? लोकसभा मतलब संसद की बात करते हो,
जब आप खुद कह रहे हो कि वो लोकसभा का अध्यक्ष है, संसद का भाग है, तो वो संसद का भाग होगा ना, फिर वो कार्यपालिका का भाग क्यों होगा? तो अभय जी, मेरी बात को आप शायद समझ गए होंगे। अपने सवालों को भारतीय संविधान की विशेषता तक सीमित रखें तो बड़ा आनंद आएगा, वरना मुझे तो आपके सवालों के जवाब देने ही हैं। तो अनुच्छेद 368 की बात कर रहे थे। एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जा सकता है और वो प्रश्न ये है, संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, अर्थात रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, अर्थात राष्ट्रपति को इस संदर्भ में कोई वीटो नहीं है, अर्थात राष्ट्रपति को इसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ये प्रावधान कब किया गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। एक तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, भारत का संविधान कठोर क्यों है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, संसद का विशेष बहुमत। संसद का विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। ये हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। मित्रों, मैंने आपको पहले से कह दिया है, आज आप जैसा कहेंगे वैसा उस विषय पर हम लोग बात कर लेंगे। मैं एक्चुअली में भारत के संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ओवरऑल सभी प्रकार के कंपटीशन के लिए उस विषय पर बात करना है, इसलिए आप प्रश्न पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। पर मैं चाह रहा हूं कि चूंकि हम लोग विशेषताओं पर बात कर रहे हैं, तो अगर उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे तो हमारा टॉपिक ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। फिर हम लोग इसके बाद में प्रीएम्बल की बात करेंगे, इसके बाद में हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। आते हैं संसद पर। संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के संविधान कठोर क्यों है। इसमें एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। विद्यार्थी इस बात को तो जानता है कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए, हाँ नितेश जी 1971 में हुआ था 24वां संविधान संशोधन, ये मेरा जवाब है। लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत होता क्या, इस बात को विद्यार्थी नहीं जानता है। अगर लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है और राज्यसभा में अगर 245 सदस्य संख्या है, तो विशेष बहुमत का मतलब है कि जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और बहुमत का मतलब 545 का बहुमत का मतलब है कम से कम 273 लोग। विशेष बहुमत का मतलब आगे यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 545 में से 515 लोग उपस्थित हुए और जब मतदान की बात आई तो 510 लोगों ने मतदान किया। अब 510 लोगों का 2/3 निकाल दीजिए, तो 2/3 निकालोगे तो आएगा लगभग 340, लगभग या 340 ही आएगा। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोकसभा में किसी बिल को पारित करवाना चाह रहे हैं तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो हो गया 273 और जो मतदान करने वालों का जो बहुमत हो गया वो हो गया 340। आगे लिखा हुआ है कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और इससे आगे लिखा हुआ है इनमें से जो भी ज्यादा हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो। अपने उदाहरण के हिसाब से 340 है तो वो बिल 340 लोग अगर पारित करेंगे तो उसे हम लोग विशेष बहुमत से पारित मानेंगे। एक सदन इस तरह से पारित करेगा, फिर दूसरे सदन में भी प्रस्ताव जाएगा, दूसरा सदन भी यदि प्रस्ताव पारित कर लेता है इसी बहुमत से तो उसे हम लोग विशेष बहुमत कहेंगे। मुझे लगता है कि आज आपको ये तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि ये विशेष बहुमत होता क्या है। दोस्तों, संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत से भी काम नहीं चलेगा। दयाल जी पूछ रहे हैं कि सर जी संविधान संशोधन लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है क्या? दयाल जी ये क्या प्रश्न हुआ? जब हम लोग कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों से पारित होना है तो इसका मतलब दोनों सदनों से ही पारित होना है और वो भी विशेष बहुमत से पारित होना है। जिस बहुमत से एक हाउस ने पारित किया उसी बहुमत से दूसरा हाउस भी पारित करेगा तो ही बिल पारित माना जाएगा। एक हाउस अगर बिल को पारित कर देता है और दूसरा हाउस यदि उस बिल को पारित नहीं करता है तो बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन में मैं बार बार बोल रहा हूं, विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब क्या, मनोनीत सदस्य भी? यस, संविधान संशोधन के संदर्भ में
मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं तो ऑब्वियसली कुल सदस्य संख्या के बहुमत में ऑब्वियसली मनोनीत सदस्य भी शामिल होंगे। तीसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कभी भी संसद के दोनों हाउस का संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं आता हूं संविधान के वे कौन कौन से प्रावधान हैं। सर, संविधान में अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई अलग से? ये राज प्रताप सिंह जी गुर्जर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहिए और मैं इसका जवाब देने वाला हूं। अब संविधान में वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए, और ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है, और आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। वे कौन कौन से प्रावधान है? बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में ही लिखा हुआ है। एक, हमारा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये जो हमारे राष्ट्रपति जी है, उनका जो निर्वाचक मंडल है, उसमें यदि आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू फॉलो द आर्टिकल 368। तब आपको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करना होगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, तब भी आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकार, इनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अगर आप संशोधन करना चाहते हो, तब भी आपको अनुच्छेद 368 की वो वाली प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पावर्स में किसी भी प्रकार का आप चेंजेस करना चाहते हो, तब भी उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, जो कि केंद्र और राज्यों के विषयों के बंटवारे के संदर्भ में है, तब भी आपको विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। और खुद यदि अनुच्छेद 368 में चेंजेस करना चाहते हो, तब भी आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा संविधान लचीला भी है, हमारा संविधान कठोर भी है। लचीला क्यों है मैंने बताया, कठोर कैसे है इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। लेकिन देखिए ना आप, कितनी बड़ी अजीब सी बात है, मैं जब इतना कह रहा हूं कि हमारा संविधान कठोर भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के संविधान में अब तक 102 अमेंडमेंट हो चुका। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जहां यूएसए अमेरिका 1789 में, अमेरिका में 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक केवल 27 अमेंडमेंट हुए। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और उसमें 102 अमेंडमेंट हो गए। 102 अमेंडमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। इतने ज्यादा अमेंडमेंट होना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। 60-70 साल की हमारी जो संवैधानिक यात्रा है, उसमें 102 अमेंडमेंट होना बहुत बड़ी बात है। एक मित्र ने थोड़ी देर पहले अभी पूछा था, 2 प्रश्न पूछे थे। मैं चाह रहा हूं कि दोनों प्रश्नों के जवाब आपके सामने रखे जाए, और वो जवाब ये है। एक तो प्रश्न पूछा कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक क्या लागू हो गया? तो दोस्तों, शायद आप भूल गए, जब 123वां संविधान संशोधन विधेयक हमारे लोकसभा ने जब पारित किया था, उस समय उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मुझे आप लोगों के साथ वार्ता करने का मौका मिला था, और हमारा शीर्षक ही यही था, 123वां संविधान संशोधन विधेयक। लोकसभा ने पारित किया, फिर राज्यसभा ने पारित किया, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो संविधान संशोधन हो गया है, वो ओबीसी से संबंधित है। 123वां संविधान संशोधन, हाँ, ये जय जौहर पूछ रहे हैं 102 में क्या हुआ सर, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब बातें पूछते हैं, उस टॉपिक से संबंधित, और भी अच्छा लगता है, और उसमें जवाब देने का भी बड़ा मजा आता है। तो जरा देखिए, 123वां संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी से संबंधित है, और ओबीसी से कैसे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम की एक नई संस्था स्थापित करने के लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2018 में संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर होने के बाद ये लागू हो गया 102वें संविधान संशोधन के रूप में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, दैट इज अनुच्छेद 338B। ये नया आर्टिकल जोड़ दिया गया है। दैट्स वाई मैंने कहा कि भारतीय संविधान में अब तक
102 अमेंडमेंट हो चुके हैं और जो 102 अमेंडमेंट है वो यही है। इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नाम से एक नई संस्था बनाई जाएगी। अनुच्छेद 338B जोड़ दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, उसमें इसके अलावा 3 सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। इस प्रकार के प्रावधान किए गए। इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं किया गया उन सदस्यों की, अध्यक्ष की क्या क्वालिफिकेशन होगी, इन सब बातों का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख अनुच्छेद 338B के अंतर्गत नहीं हुआ है। इन संदर्भ में संसद को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सब बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, मोहम्मद जी फारूक 122वां GST से संबंधित कह रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी विशेषता हमने देखी। एक मित्र ने अभी बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा। अभी प्रश्न पूछा कि संविधान में अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई। यस, हमारा संविधान जब लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद थे और उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो उनका प्रश्न है अनुसूचियां क्यों जोड़ी गई। अब देखिए, आप लोग कभी अपनी बुक देखते हैं, किताब देखते हैं, तो किताब के पीछे वाले पेजेस में अक्सर बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची, उस किताब के पीछे अक्सर इंडेक्स, खूब सारे टेबल्स, खूब सारे नक्शे, खूब सारे चार्ट बने हुए होते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि वो टेबल्स, वो चार्ट, वो सारणियां, वो इंडेक्स, वो बिब्लियोग्राफी, वो संदर्भ सूची किताब के अंत में क्यों है? किताब के अंत में इसलिए है क्योंकि टेबल्स का उल्लेख अगर बीच में होता तो टेबल फालतू में जगह घेर दी। उस चार्ट का उल्लेख, उस नक्शे का उल्लेख अगर किताब के बीच में होता तो फालतू में वो जगह घेर दी। तो हम लोगों ने क्या किया कि जहां उसका उल्लेख आया उसमें नीचे लिख दिया कि इस संदर्भ में नक्शा पेज नंबर 389 पे लगा हुआ है, इस संदर्भ में जो टेबल है 222 नंबर पेज पे लगी हुई है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो मुख्य जो जगह है, मुख्य जगह पर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, मुख्य जगह पर कम महत्वपूर्ण चीजें नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियां भी इसी वजह से जोड़ी गई। हम लोगों ने लिख दिया कि हमारे यहां पर राज्य होंगे, हमारे यहां पर संघ शासित प्रदेश होंगे। वो कौन से होंगे उसका उल्लेख आप आगे जाके अनुसूची में देख लेना। हम लोगों ने लिख दिया राष्ट्रपति इस बात की शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति इस बात की शपथ लेंगे, राज्यपाल इस बात की शपथ लेंगे, मंत्री इस बात की शपथ लेंगे, पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। कौन किस बात की शपथ लेगा उसके प्रारूप का उल्लेख जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन भाग है उसमें ना करके अनुसूचियों में कर दिया ताकि वो जगह ना घेरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फालतू बात है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो मुख्य बात है उनको मुख्य जगह पर रखने का प्रयास किया गया और जो कम महत्वपूर्ण या जो गौण महत्व के या ऐसी बातें जो दूसरी जगह पर उल्लेखित की जा सकती है उन सारी बातों का हमने उल्लेख अनुसूचियों में किया है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत जहां से और अच्छा प्रश्न बन सकता है, 2 विषय पर मैं और बात करना चाहता हूं, चौथी और 5वीं विशेषता के बारे में। दोस्तों, इतने संशोधन हमारे संविधान की कमजोरी बताता है या फिर समय की मांग को दर्शाता है? शंकर लाल जी ने यह प्रश्न पूछा है कि 70 वर्षों में हमने 102 अमेंडमेंट कर लिए, ये किस बात का संकेत है? देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सारी खूबसूरतियां हैं। उसमें खूबसूरती ये भी है कि हम लोग इस संविधान में बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 70 वर्ष में 102 अमेंडमेंट होना अपने आप में ठीक बात नहीं है, जैसा कि शंकर लाल जी कह रहे हैं। लेकिन अगर आप अमेंडमेंट्स को देखें तो 102 अमेंडमेंट हुए उसमें 20 से 22 अमेंडमेंट तो कैसे अमेंडमेंट है? आप शायद दोस्तों जानते होंगे कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 334। अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ था कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए होगा। कौन सा आरक्षण? लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए होगा। दोस्तों, अब 70 वर्ष हो गए तो 10 से 20 करने के लिए हमको अमेंडमेंट करना पड़ा। 20 से 30 किया, 2, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 6-7 अमेंडमेंट तो यही हो गए। मतलब 102 अमेंडमेंट में से 6-7 अमेंडमेंट तो केवल 10 की अवधि को 20 से 30 करने के लिए हो गए। दूसरा, दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे यहां पर जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में किसी भी हालत में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। केवल 2 कंडीशन है और वो 2 कंडीशन ये हैं कि यदि वहां राष्ट्रीय आपातकाल लागू है या फिर चुनाव आयोग चुनाव करवाने से इनकार कर दे तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और वो अवधि बढ़ाकर 3 वर्ष हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि 7-7 वर्षों तक लगातार पंजाब में राष्ट्रीय आपातकाल रहा है। कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया।
हमने लिखा कि 3 वर्ष की जगह पर 3.5 वर्ष होगा, अमेंडमेंट करना पड़ा। 3.5 की जगह 4 वर्ष पंजाब के लिए होगा, अमेंडमेंट करना पड़ा। 4 से 4.5 वर्ष होगा, उसके लिए फिर अमेंडमेंट करना पड़ा। 7-8 अमेंडमेंट पंजाब के संदर्भ में ही हो गए। 6-7 अमेंडमेंट केवल आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए होंगे। तो 15-20 अमेंडमेंट तो ऐसे हैं जो अमेंडमेंट होने नहीं चाहिए थे और वो हम लोगों को अमेंडमेंट करने पड़े। दैट्स वाई ये बात आपकी शंकरलाल जी सही है कि इतनी कम अवधि में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट होना, इट्स नॉट गुड इंडिकेशन फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। और ये जो संविधान निर्माता जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाकर हमको दिया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही तो है। बार बार अमेंडमेंट करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती? छोटी छोटी बातों के लिए आप अमेंडमेंट क्यों करते? अमेंडमेंट ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण और भी है। हमारा संविधान बहुत बड़ा व्यापक संविधान है। सारी बातों को देखिए ना आप, कितनी बातों को हमने संविधान में शामिल कर दिया। मौलिक अधिकार तो खैर संविधान का एक एसेंशियल पार्ट होता है, नीति निर्देशक तत्व उसमें है। पशुओं के क्या, हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए, पशुओं के क्या अधिकार होंगे, हमारे जो पर्यावरण है उससे संबंधित क्या अधिकार हो सकते हैं, उन बातों का उल्लेख कर रखा है। मेरे गांव की जो ग्राम पंचायत है, जो वार्ड पंचायत, उनके पावर्स क्या होंगे, उस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। और उनमें हल्का सा भी चेंजेस लाना है, देन वी विल हैव टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। उसमें थोड़ा भी अगर हमको परिवर्तन लाना है तो संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा। जब चीजें बड़ी होती है तो उसमें संशोधन अपेक्षित होता है। अमेरिका का संविधान ही इतना छोटा है तो उसमें आप अमेंडमेंट करोगे कहां पर? तो भारत के संविधान में अमेंडमेंट होने के ये सब कारण रहे हैं। अब देखिए, चौथी संविधान की विशेषता जहां से प्रश्न बनते हैं वो ये है, जो एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव को संविधान की दृष्टि से आप समझाएं। देखिए, चौथी विशेषता ये है कि वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। मैं उसी से रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था, आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि भारतीय संविधान की आप विशेषता बता रहे हैं, तो बताओ जरा भारतीय संविधान में कहां लिखा हुआ है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था होगी? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बट इसका जवाब तो नकारात्मक है। संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि हमारे यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी, पर हमारे यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है और ये इसकी एक विशेषता है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को आप संविधान से रिलेट करके देखिएगा, तो मैं उसी टॉपिक पर आना चाहता हूं। और वो ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था चाहे भले लिखा हुआ ना हो, लेकिन अगर आप भारत का ढांचा देखिए, हमारे यहां ढांचे में क्या है? शासन व्यवस्था के 3 अंग, एक व्यवस्थापिका है जिसको हम लोग सेंट्रल लेवल पर संसद कहते हैं, स्टेट पर विधानमंडल कहते हैं। फिर कार्यपालिका, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होती है, और स्टेट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। न्यायपालिका में हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसका उदाहरण कैसे बताओगे आप? हमारे यहाँ पर जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और इधर विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, हमारे यहाँ देखिए कार्यपालिका 2 प्रकार की है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, स्टेट पर आए तो राज्यपाल होते हैं। दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान ने भले ही सारे पावर राष्ट्रपति को दे रखे हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन पावर्स का उपयोग मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर करता है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। श्याम सुंदर जी पूछ रहे हैं कि भाषा के लिए भी संविधान में संशोधन होता है क्या? आप जरा अपने प्रश्न को वापस पूछेगा, थोड़ा सा आपका मतलब क्या है, उसके बाद में मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, इस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यपाल की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, इस बात का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो विधानसभा के प्रति या सेंट्रल की अगर बात करें तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा या विधानसभा उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कभी भी हटा सकती है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। और हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो इन लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये सब बातें संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। प्रश्न जो था वो ये था कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव, देखिए दोस्तों,
मुझे लगता है कि शायद 2 दिन बाद में एक महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम है, बाद में थोड़े दिन बाद में फर्स्ट ग्रेड वालों का भी एग्जाम है, वहाँ इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट्स है। मैं संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में ही इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। 200 विधानसभा सीट्स है राजस्थान में। एक पहला, अगर विधानसभा की सीट्स में वृद्धि करनी है, कौन करेगा? संसद विधानसभा सदस्य संख्या में वृद्धि कर सकती है। आप मुझसे पूछो कि क्या संविधान में संशोधन होगा? जी नहीं। अगर हमारे राजस्थान की विधानसभा की सीट्स में वृद्धि करके 220 करना, किया जा सकता है। एंड देयर इज नो नीड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। भारत के संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर सीटों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अभी आप लोग जानते हैं 199 सीट पर चुनाव हुए थे। एक तो प्रश्न यही बनेगा, मित्रों बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी तो आप इस पॉलिटिकल सिस्टम से, राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, लेकिन 6 महीने बाद में, 12 महीने बाद में जब एग्जाम होंगे, उस समय ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा और विद्यार्थी इसमें धोखा खाएगा। राजस्थान में कितनी विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव हुए? और पहला ऑप्शन वो देगा 200। आपको याद रखना है, 200 विधानसभा सीट्स के लिए चुनाव नहीं हुए, 199 सीट्स के लिए चुनाव। एक दूसरी बात, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरी 199 पर क्यों हुए, एक सीट क्यों छोड़ दी गई? तो आपको अच्छी तरह से पता है 28 जनवरी को चुनाव होने वाले भी हैं। जो अलवर की जो जगह है रामगढ़, वहां पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह जी का निधन हो गया, इस वजह से वहां पर चुनाव नहीं हुए। 7 दिसंबर को उसके चुनाव आगे हो रहे हैं। तीसरी बात, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये आ रहा है, यस 199 सही कह रहे हैं, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जब किसी का निधन हो जाता है, तो फिर क्या चुनाव रद्द होते हैं? तो मैं एकदम स्पष्ट बात कर देना चाहता हूं, चुनाव रद्द उसी स्थिति में होंगे जब जो प्रत्याशी जिसका निधन हुआ है वो राष्ट्रीय दल से हो। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, बहुजन समाज पार्टी उन दलों में से है जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा रखता है। वर्तमान समय में 7 दल राष्ट्रीय दल है, उनमें से बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में अगर बसपा के प्रत्याशी का निधन हुआ तो चुनाव पोस्टपोन हो नहीं थे, 28 जनवरी को चुनाव होंगे। ठीक है, 199 विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई और एक उनके गठबंधन को प्राप्त हुई। मुझे बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि अगर 100 सीट कांग्रेस को प्राप्त हो जाती, 100 सीट बीजेपी को भी प्राप्त हो जाती, तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया जाता है? देखिए, गवर्नर का ये स्वविवेक है कि वो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। हमारा संविधान ये अपेक्षा करता है गवर्नर से कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। अब केवल बसपा का ही नॉमिनेशन होगा, एक मित्र पूछ रहे, यस, बाकी वाले जो पार्टीज के कैंडिडेट जो खड़े हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, अब बसपा से नए कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा। एकदम सही कह रहे हैं। गवर्नर किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, लेकिन संविधान ये अपेक्षा करता है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर दोनों पार्टी को 100 सीट आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर दोनों पार्टी को 100 सीट आ गई तो यह राज्यपाल का स्वविवेक है कि वो दोनों में से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर 200 विधानसभा की सीट्स है तो यू विल हैव टू, आपको साबित करना है कि आपके पास 101 है। अगर समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, अगर राज्यपाल ने ए पार्टी को जिसके पास 100 सीट्स है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और 10 दिन का उनको मौका दिया कि आप अपना विश्वास मत हासिल करके बताइए, और वो 101 का आंकड़ा जुटा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सरकार कंटिन्यू रहेगी। अगर वो 101 का आंकड़ा नहीं जुटाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल दूसरे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यदि दूसरा दल भी 101 का आंकड़ा नहीं जुटा पाता है तो ऐसी स्थिति में 2 बातें हो सकती है। एक, राज्यपाल केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 356 के तहत फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो संविधान वर्तमान का है उस संविधान के तहत
इस पर्टिकुलर राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा सक रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए विधानसभा निलंबित की जा सकती है। महीना 2 महीना बाद में वो फिर वापस दोनों दलों को टटोल सकता है कि वो सरकार बनाने की पोजीशन में है या नहीं है। लेकिन अगर राज्यपाल को लगता है कि नहीं, दोनों के पास 100 सीट्स ही है, विधानसभा निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन लगाने से कुछ भी नहीं होगा, नए चुनाव करवाने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो विधानसभा चुनी गई है उस विधानसभा को भंग किया जा सकता है, नए चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। तो एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति है, उसको मैंने समझाने की कोशिश की। याद रखिएगा, कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई, एक उनके गठबंधन को प्राप्त हुई थी, एनएलडी। ये भी याद रखिएगा, भरतपुर से सुभाष जी जो गर्ग मंत्री बने हैं वो उनके सहयोगी है, उनकी पार्टी से नहीं है। और जो महिलाएं जो चुनी गई है इस चुनाव में 22 महिलाएं चुनी है, ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस से 11 महिलाएं, बीजेपी से 9 महिलाएं और 2 अन्य महिलाएं, तो कुल मिलाकर 22 महिलाएं चुनकर आई है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा नाम का एक नया दल कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया और अपने पहले ही चुनाव में उनको 3 विधानसभा सीट्स प्राप्त हुई, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कांग्रेस बीजेपी के बाद में जो तीसरा जो बड़ा दल है वो है बहुजन समाज पार्टी, बसपा को 6 सीट प्राप्त हुई है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना। और एक बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव जीत कर आए, 13 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। और राजस्थान में पहली विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, उस समय निर्दलियों की संख्या 35 थी। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ सर, आपके द्वारा जो भारतीय संविधान की सीरीज चलाई जा रही है वो पूर्ण नहीं की गई है, कृपया आप और इस और भी ध्यान दीजिए और पूरा करने की कृपा कीजिए। बात सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं कि संविधान की जो सीरीज जो थी वो पूरी नहीं हुई, ये तो बात है, और वो पूरी कभी होगी भी नहीं, ये भी मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ। संविधान पूरा कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट है, संविधान बहुत ही गतिशील विषय है, उस पर हर दिन कोई न कोई नया इशू आता रहता है, तो हर दिन कोई न कोई चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए नए नए विषय आते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। संविधान कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। तो जो जिन मित्र ने कहा पूर्ण नहीं हुई, हालांकि जो सिलेबस के हिसाब से जो पूर्ण होनी चाहिए वो भी नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। समय पर हम लोग उसको पूरा करते रहेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि वो उत्कर्ष का जो यूट्यूब चैनल पर जो हमारे लगभग मेरे खुद के 70-75 लेक्चर हैं, उसको भी आप जरूर देखें, तो आपको लग जाएगा कि अच्छा खासा पॉलिटी से संबंधित मटीरियल यूट्यूब पर आ चुका है। ये मटीरियल देखने के बाद, ये मटीरियल सब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अगर फिर आपको प्रॉब्लम लगती है आप जरूर बताइएगा, हम नए नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। आज किस लिए आए हैं? आज इसीलिए तो आए हैं कि क्योंकि लंबी अवधि हो गई आप लोगों से बातचीत किए हुए, तो भारतीय संविधान के हर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, इसी वजह से आपके बीच में आए हैं। भारतीय संविधान की और क्या विशेषता है? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब आप मुझसे पूछेंगे ये संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? बड़ा सिंपल सा है। शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक संघात्मक जैसा हमने लिखा, दूसरा एकात्मक। एक ऐसा देश, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर केवल पूरे देश की एक ही सरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई राज्य सरकार नहीं हो, उसे हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और इंग्लैंड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, वहां पर केवल इंग्लैंड सरकार है, वहां किसी भी प्रकार की कोई राज्य सरकार नहीं है। इसके ठीक विपरीत जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी सरकारें होती, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि चलो बताओ कहां लिखा हुआ है, तो मेरे पास इसका जवाब नकारात्मक है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में यह लिखा हुआ नहीं है कि वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो ये साबित करते हैं कि भले कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट शब्दों में संघात्मक शब्द का उल्लेख ना हो, फिर भी हम संघात्मक हैं। कैसे हैं, उसी पर बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं जहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, और वो प्रश्न बनेगा आर्टिकल 1 को लेकर, अनुच्छेद 1 को लेकर। आप लोग जानते हैं आर्टिकल 1 में इस बात का उल्लेख है कि भारत राज्यों का संघ। यस, सब इंस्पेक्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है,
2007 के एग्जाम में कि भारत क्या है, संघात्मक है, एकात्मक है, राज्यों का संघ है या अर्ध संघ है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द आर्टिकल 1, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 1 में कर रखा है। क्या क्या प्रश्न बनेगा? एक प्रश्न बन सकता है, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स जो है, इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स होने का मतलब यह है कि जो भी राज्य भारत में है वो भारत के हिस्सा है, वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग कर रखा है। यहाँ अगर यूनियन की जगह फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स लिखा हुआ होता तो उन इकाइयों को, उन राज्यों को, उन प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार मिल जाता, क्योंकि फेडरेशन एक एग्रीमेंट के रूप में होता है। फेडरेशन एक समझौता का परिणाम होता है, जबकि यूनियन कोई समझौता नहीं है। या कोई राज्य आकर मिल गया सो मिल गया, वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत एक अविनाशी संघ है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। भारत राज्यों का संघ है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होना, इस बात भारतीय संविधान की एक विशेषता के रूप में इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में और संविधान की क्या विशेषता है? हमारे संविधान की देखिए खूबसूरती, देखिए संविधान की खूबसूरती यह है कि हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? आप ऐसा मुझे कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना कोई बड़ी बात नहीं। यस, मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक संविधान में 3-4 बातें जो अपेक्षित होती है, उनमें से एक बात मौलिक अधिकार भी है। एक संविधान में यह अपेक्षा होती है कि उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। एक संविधान में यह अपेक्षा होती है कि उसमें लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक संविधान में यह अपेक्षा होती है कि सरकार के ढांचे का उल्लेख होना चाहिए, सरकार के अंग किस तरह से कार्य करेंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, क्या कार्य प्रणाली होगी, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। और एक संविधान से हम लोग ये भी अपेक्षा करते हैं कि उसमें संशोधन कैसे होगा, उस प्रक्रिया का भी उल्लेख होना चाहिए। दैट्स वाई अगर फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और साथ ही साथ में नीति निर्देशक तत्व भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, ये बड़ी जो बात है, यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। एक, अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। एक, उदराम जी कह रहे हैं कि एक क्लास रोजाना ले लेनी चाहिए। ठीक है, इसी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स लागू करना राज्य के लिए जरूरी है। इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट। हमको मौलिक अधिकार प्रदान करें, यह राज्य का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। और अगर मौलिक अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकता है। ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है। ये उसकी इसमें दूसरा अंतर है। फिर देखिए, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है। आप कहेंगे ये बीच में और क्या आ गया? डेमोक्रेसी 3 प्रकार की हो सकती है। एक राजनीतिक लोकतंत्र, एक सामाजिक लोकतंत्र और तीसरा आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है जहां लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का, उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखेंगे तो वो सब हमारे उसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का प्रतीक है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो समाज में भेदभाव को खत्म करती है। ऐसी बहुत सारी बातें की गई जिससे समाज में जो आर्थिक विषमता है उसको समाप्त करती है। दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि ये राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है, जबकि ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि वो बातें जो लागू करनी जरूरी है उन बातों का भी उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो बातें जो लागू करनी जरूरी नहीं है, केवल राज्य को एक निर्देश के रूप में दिए गए हैं, राज्य को नीति बनाते समय जिन बातों को ध्यान में रखना होता है उन बातों का भी उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। दोनों की एक साथ उपस्थिति
ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। दोनों की एक साथ उपस्थिति ये भारतीय संविधान की सुंदरता है, उसकी एक विशेषता है। फिर देखिए, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, मौलिक अधिकार बड़ा है या नीति निर्देशक तत्व बड़ा है? आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, हाँ एकदम सही कह रहे हैं देवकी जी कि डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं। हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए देवकी जी, आपने जो कहा ना कि मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते नहीं है, इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है। नकारात्मक इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हर जगह पर राज्य को कुछ काम करने से रोका गया है। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य छुआछूत नहीं करेगा, राज्य लोगों का शोषण नहीं करेगा। इस प्रकार की बातें होने की वजह से उनकी प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो निषेधात्मक है, नकारात्मक है। जबकि यहाँ राज्य से ये आह्वान किया गया है कि राज्य लोगों के लिए ऐसा करेगा। इस वजह से राज्य की जो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक दिखलाई पड़ती है। ये थोड़ा ध्यान रखें। इन दोनों में से बड़ा कौन है, यहां से प्रश्न बनता है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1980 का ये मामला है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, बंद करिए ये बहस, क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व लगा रखा है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस मामले में का आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, 1980 का मामला था। थोड़ा पानी की व्यवस्था करवाएं टेक्निकल टीम, पानी ग्लास खाली हो गया है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा की। हमारे संविधान की एक और विशेषता है, और वो विशेषता है हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि किसी भी संविधान के लिए 3-4 बातें आवश्यक है, और उन 3-4 बातों में से एक बात है प्रस्तावना। आप मुझसे पूछेंगे ये प्रस्तावना से क्या मतलब है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो संविधान निर्माण की अगर प्रक्रिया अगर आपने देखी हो, और इवन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी, लाला जी क्या कह रहे हैं, लाला भाई गुरुदेव आपके चरणों को मैं भी आप सबको नमन करता हूँ। ये नमन मत करिए, हम सारे लोग फ्रेंड्स हैं, हम सारे लोग मित्र लोग हैं। आप कुछ बातें शेयर करते हैं, मैं कुछ अपनी बातें शेयर करता हूँ, इसलिए कोई नमन नहीं है। नमन तो उन लोगों का है जिन्होंने इस संविधान को बनाया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। नमन तो निर्मल जी का है कि जो मुझे मौका देते हैं आप लोगों के बीच में आने का। तो कोई नमन नहीं है, नमन नहीं है, ये सब विचारों का आदान प्रदान है। और आपकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपकी वजह से, आपका ये जो प्रेम है उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो मैं बात कर रहा था संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर। हमारा एक यूट्यूब पर एक पूरा का पूरा वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। और वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है, वो उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की जो वर्तमान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का आधार है। एक यहां से प्रश्न बनता है। दूसरा, वो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार हो गया संविधान सभा के द्वारा। ये दूसरा प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार। फिर क्या सवाल बनता है, प्रस्तावना को देखने से क्या स्पष्ट होता है, यह प्रश्न बनता है। प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ये शब्द कहाँ लिखे हुए हैं, ये शब्द प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया है। तो पहली बात स्पष्ट होती है, संविधान का स्रोत क्या है। प्रस्तावना को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हमारा सरकार का स्वरूप क्या है। हमारी सरकार पंथ निरपेक्ष होगी, हमारी सरकार समाजवादी होगी, हमारी सरकार संप्रभु होगी। ये सब लिखा हुआ कहाँ है, ये सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार के उद्देश्य क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है। अब देखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उल्लेखित मिलेगा। आप प्रस्तावना को देखिएगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना को देखिएगा, उसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलेगा, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता।
इतना खूबसूरत संविधान, इतनी खूबसूरत प्रस्तावना भारतीय संविधान की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अभी एक मित्र लिख रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का सार है। यस, क्यों नहीं सार है? संविधान का न केवल सार है बल्कि संविधान का हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है। प्रस्तावना को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। संविधान के लागू होने की तिथि प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होती है। अगर कोई ये कहे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भारतीय संविधान की एक 7वीं 8वीं विशेषता के रूप में हमने प्रेमबल देखा, प्रस्तावना देखी। भारतीय संविधान की आत्मा है, जैसा कि महेश जी कह रहे हैं, एकदम सही बात है। और क्या हो सकती है भारतीय संविधान की विशेषता? और वो विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। मैं दो टॉपिक पर दो विशेषताओं के रूप में यह बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई में भारत का संविधान सुप्रीम है? इज इट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, एक और विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता। अरे पानी लाएंगे क्या? टेक्निकल टीम से निवेदन है, पानी तो पिला दो यार, 2 बार कहा मैंने। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता, ये हमारे भारतीय संविधान की दो विशेषताएं। इन दोनों विशेषताओं को हम लोग एक साथ में बात करना चाहते हैं। जरा देखिएगा, पहले मैं इसको बता देता हूं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र कैसी है। और मैं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत सारी नई बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। कैसे? नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। और आप लोग जानते हैं कॉलेजियम का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस उसके मेंबर होते हैं। सरकार की कुछ नहीं चलती है, न्यायपालिका स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। ये हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है उसकी मैंने बात की। दूसरी बात, एक बार न्यायाधीश को नियुक्ति दे दी तो ऐसी स्थिति में उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको हटाना बहुत कठिन है। आप लोगों ने अनुच्छेद 124, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 अगर ढंग से देखा हो तो आपको मालूम पड़ेगा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कितनी कठिन बना रखी है। अगर अनुच्छेद 217 अगर आप लोगों ने देखा हो तो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। और ये जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है उसको कठिन बनाया गया है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए। और देखिए ना आप, 1950 से लगाकर 2018 खत्म हो चुका, 2019 लग चुका है, आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुआ करते थे रामास्वामी, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया लेकिन वो प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं हो पाया जितना बहुमत चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर उसका बायकॉट किया, उसका बहिष्कार किया। दीपक मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र चीफ जस्टिस हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था। वो प्रस्ताव भी राज्यसभा के सभापति जो है हमारे, जो वेंकैया नायडू जी है, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट तो केवल 2 ही जजेज है। अगर हाई कोर्ट्स की बात हम लोग करें तो आप लोगों को याद होगा सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, पीडी दिनाकरन कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, जो बाद में सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। इन दोनों को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया, पारित नहीं हो पाया। सौमित्र सेन के खिलाफ में तो प्रस्ताव पारित भी हुआ, वो अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में भी गए। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई न्यायाधीश अपना पक्ष रखने के लिए संसद के किसी हाउस में पहुंचा। लेकिन आखिर क्या हुआ, लोकसभा में पारित होता उससे पहले वो भी इस्तीफा दे दिए। जेबी पारदीवाला जो गुजरात हाईकोर्ट में आज भी जज है, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट के एक जज है, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। ये सब प्रस्ताव वहीं के वहीं समाप्त हो गए। तो कुल मिलाकर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, उनको हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन बनाई गई। तीसरी बात, न्यायाधीशों को जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है।
कंसोलिडेट फंड से दिया जाता है। कंसोलिडेट फंड से ना केवल दिया जाता है बल्कि वो जो एक्सपेंडिचर है, वो जो व्यय है, वो संचित निधि पर भारित होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर है, भारित व्यय। और भारित व्यय उस खर्चे को कहा जाता है जिस पर संसद विचार विमर्श तो कर सकती है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होती है, मतदान नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। जबलपुर जज का नाम बताइए, कार्तिकेय सोनी जी प्रश्न पूछ रहे हैं। उन जज का नाम है एस.के. सैंगले, जिनके खिलाफ में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप थे। कमेटी बनाई गई और कमेटी ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। तो बहुत सारे जजेस हैं। फिर न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा गया? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए हमने यह भी प्रावधान किया कि एक बार तनख्वाह फिक्स कर दी तो पद पर रहते हुए उनकी तनख्वाह में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन कमी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा गया? आफ्टर द रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद में आपको किसी प्रकार का मोह नहीं रखना है। सेवानिवृत्ति के बाद में आप भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब इसीलिए तो किया गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जज हैं और रिटायर्ड हो गए तो आप भारत के किसी भी कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इफ यू आर अ जज इन द हाई कोर्ट आफ्टर द रिटायरमेंट, आप उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जहां पर आप जज रहे हैं। ये सब क्या प्रावधान है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए प्रावधान किए गए। सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है। एक बात और है, संविधान की विशेषता के रूप में देख लेते हैं। ओवरऑल पूरे भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। क्या हमारा संविधान सुप्रीम है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अक्सर विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि भारत में सुप्रीम कौन है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जनता यानी पब्लिक, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संसद यानी पार्लियामेंट। ये इस प्रकार के प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जाते हैं। इवन कभी कभी वो कहते हैं कि राष्ट्रपति। तो भारत में सुप्रीम कौन है, इस बात को बदलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जनता भारत में सुप्रीम है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, एक जिन्होंने कह भी दिया जनता है, राकेश जी कह रहे हैं, सीतारमन जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। महेश जी कह रहे हैं मैं चाय बना के लेके आ जाऊं क्या आपके लिए? हाँ महेश जी, थैंक यू वेरी मच। चाय की व्यवस्था यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा टाइम लग गया है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि जनता भारत में सुप्रीम है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो कितने सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं। कुछ जनता कह रहे हैं, कुछ पब्लिक कह रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। मैं सबका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। यस, जनता भारत में सुप्रीम है। ये किस से स्पष्ट होता है? एक्चुअली में भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप देखिएगा, उस प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। जो लोग शब्द लिखा हुआ वो जनता ही तो है। यानी ये जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण भारत की जनता कर रही है। दैट्स वाई जनता सर्वोच्च है। ये एक तर्क वाले लोग हैं। दूसरे ये कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है क्योंकि भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप कहेंगे ये और क्या चीज आ गई? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता कुछ लोगों को चुनती है और वो लोग जाकर संसद में बैठते हैं, वो जनता के बिहाफ पर काम करते हैं। इस वजह से संसद सर्वोच्च है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च क्यों है? तो वो ये कहते हैं कि चाहे संसद हो, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है, जनता के किसी भी कार्य का रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, सर्वोच्च है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, भारत के संविधान की व्याख्या करने की जो जिम्मेदारी है वो उच्चतम न्यायालय की है। दैट्स वाई उच्चतम न्यायालय सुप्रीम है। लेकिन हम लोगों ने जब अपनी बात को शुरू किया उस समय हमने इस तरह से किया कि भारत में संविधान की विशेषताओं में हम लोग संविधान की सर्वोच्चता को एक विशेषता के रूप में लेते हैं। तो संविधान सर्वोच्च है या नहीं है, इस बात को हमको देखना है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और वे सर्वोच्च इस तरह से हैं कि इसे हम लोग गीता कह सकते हैं, इसे हम लोग
बाइबिल कह सकते हैं, इसे हम लोग कुरान कह सकते हैं। भारत के हर नागरिक के लिए संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं, ये एक्चुअली में सर्वोच्च दस्तावेज है। एक ऐसा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर ही हम अपने कार्यों को करते हैं, जिसको देखकर ही हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अभी एक मित्र ने पूछा था कि तो संविधान अगर सर्वोच्च है तो फिर इतने सारे अमेंडमेंट कैसे किए जाते हैं, और अमेंडमेंट करने का पावर संसद के पास है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर संसद सर्वोच्च है, फिर संविधान कैसे हो गया? क्योंकि संविधान में तो कुछ भी संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, ये ऐसा एक मित्र ने कहा था। उसी का मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, संसद के पास चाहे कितना भी पावर हो जाए, दोस्तों आप लोग जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि आज 24 अप्रैल 1973 है, आज के बाद आप संविधान में संशोधन कर सकेंगे, संसद के पास पावर है। लेकिन आज के बाद अगर आप संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करोगे तो न्यायपालिका न केवल उसकी समीक्षा कर सकती है बल्कि उसे रद्द भी कर सकती है। न्यायपालिका के पास ये जो पावर है, ये पावर कहां से आया है? संविधान से आया है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता हो सकती है, उन विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा की। एक लास्ट विशेषता जिस पर मेरी इच्छा है कि आप लोगों से मैं जरूर बात करूं, उसके बाद में अपनी बात को खत्म कर देंगे, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। देखिए हमारे संविधान की खूबसूरती इतनी ज्यादा, इससे ज्यादा और क्या खूबसूरती हो सकती है? लोगों के हक के रूप में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिसको राज्य छीन नहीं सकता। राज्य के खुद के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में उल्लेख किया है। फिर लोग हक तो मांगते हैं, उस हक के बदले में खुद के कुछ कर्तव्य तो बनते हैं, उन कर्तव्यों को कौन करेगा? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती, एक और विशेषता वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। वैसे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा जी की सरकार के द्वारा कांग्रेस के एक नेता स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन किया गया। संशोधन करके हमने भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा, एक नया अनुच्छेद जोड़ा। नया भाग तो 4A जोड़ा और एक नया अनुच्छेद जोड़ा, दैट इज 51A। और इसके द्वारा हम लोगों ने 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिए। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में किया, उसके द्वारा हमने उसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिए, टोटल हो गए 11 कर्तव्य। दोस्तों आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना जरूरी है? तो मैंने कई बार स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसका पालन करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करेंगे तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून इस देश में बने हुए, उन कानूनों का उल्लंघन होने पर, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन होता है तब तो कोई नहीं, लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन होने पर, उन कानूनों में जो प्रावधान कर रखे हैं उसके तहत सजा दी जा सकती है। तो कई बार मुझसे एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि जब मूल कर्तव्य की पालना जरूरी नहीं है, जब मूल कर्तव्य की पालना करने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर मूल कर्तव्य का महत्व क्या है? इसको मैं अपनी बात, इसका जवाब देकर ही अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। मूल कर्तव्य भले ही उसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान नहीं हो, लेकिन मूल कर्तव्यों का बड़ा महत्व है। और वो महत्व किस तरह से है? मूल कर्तव्य इस बात का प्रतीक है कि हम नागरिक हैं, हमारी नागरिकता का प्रतीक है मूल कर्तव्य। हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं और उसके बदले में अगर अपनी ड्यूटीज का पालन करते हैं तो ये इस बात को बतलाता है कि नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों की पालना करते हैं। एक मूल कर्तव्य हमारी संस्कृति के अनुकूल है। हमारी संस्कृति के बारे में कहा जाता है ये गंगा यमुना की संस्कृति है। आप मौलिक कर्तव्य को जब देखेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर भी तो यही है, गंगा यमुना वाली संस्कृति। हमारे यहां पर कहा जाता है घर आया मां जाया। घर आया मां जाया का मतलब होता है जैसे मेरे भाई के समान है। हमारे मूल कर्तव्यों में इस बात का उल्लेख है। तो हमारे मूल कर्तव्य हमारी संस्कृति के अनुकूल है। मूल कर्तव्य का एक और फायदा है, मूल कर्तव्य कई बार न्यायपालिका को
उस संविधान की व्याख्या करने में मदद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा श्यामनारायण चौकसे वाले मामले में, जब राष्ट्रीय ध्वज का सिनेमाघरों में प्रदर्शन और राष्ट्रीय गान का सिनेमाघरों में बजाया जाना जब अनिवार्य किया गया था, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के इसी आर्टिकल, इसी फंडामेंटल ड्यूटी को ही तो आधार बनाया गया था। तो मूल कर्तव्य न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने में मदद करते हैं, हमारी संस्कृति के अनुकूल है, हमारी नागरिकता से संबंधित है, हमारी नागरिकता के प्रतीक है। दैट्स वाई मूल कर्तव्य का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने लगभग 1.25 घंटे आप लोगों से बातचीत की, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता हो सकती है उन विशेषताओं पर चर्चा की, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न है उस पर चर्चा की। विक्रम जी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। रियली मैं आपने ये विक्रम जी ने ये जो बात की, उन बात को मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ कि हमें गर्व है कि हम भारतीय। वाकई में हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले 2 लोगों के मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक लास्की जो पॉलिटिकल थिंकर है, और एक विंसेंट चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। लास्की से जब ये पूछा गया कि आप भारत को, इस सब देश की आज़ादी से पहले की बात है, आप भारत को एक देश के रूप में कैसा देखते हैं, एक राष्ट्र के रूप में कैसा देखते हैं, लास्की हंसने लग गए। उन्होंने कहा भारत और राष्ट्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा भारत राष्ट्र हो ही नहीं सकता। भारत को अगर राष्ट्र बनाने की कोशिश की तो 10-20 वर्षों में भारत टूट कर बिखर जाएगा। ये लास्की कहते हैं। लास्की का निधन 1950 में हुआ, यानी हमारा संविधान जब लागू हुआ तब लास्की का निधन भी हो गया। विंसेंट चर्चिल देश की आज़ादी से पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंसेंट चर्चिल ही प्रधानमंत्री थे। जब उनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान को आज़ाद कब करोगे, तब उन्होंने कहा मेरे रहते हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी इस लायक ही नहीं है कि उनको आज़ादी दे दी जाए, क्योंकि वो हर मुद्दे पर लड़ते रहते हैं। अगर उनको आज़ाद कर भी दिया तो इतने लड़ेंगे कि 10-20 साल में हिंदुस्तान टुकड़े हो जाएगा। 70 वर्षों का इतिहास लास्की और चर्चिल दोनों को गलत साबित करता है। ये है भारत की खूबसूरती, ये है हमारे संविधान की खूबसूरती। तो एकदम आपने सही कहा कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। और हमारी जो बाइबिल है, हमारी जो कुरान है, हमारी जो गीता है, यानी भारत का संविधान, उस पर हमें गर्व है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप इसी तरह से हमारी बातों को सुनते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, मुझे मौका देते रहें अपने विचारों को साझा करने का। मुझे बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ आप लोगों से बातचीत करके। तो अब वापस बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.